आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा हम इतिहास देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ आज के लिए हमने एक दिन के लिए सेल चलाई है। पॉजिटिव कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे ये कोर्स आपको 500 रुपए का मिलेगा। तो अगर आप मैनिपुलेशन टेक्निक पॉजिटिव तरीके से सीखना चाहते हैं, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉयटेशन, इन सबसे बचना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने सेशंस लिए हैं, रिकॉर्डेड है ये। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हुआ क्या कि यहां पे राहुल गांधी कुछ बात बताते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो पीछे रही है ना। इन्होंने ये एडमिट किया है कि जो इनके इश्यूज हैं और जो पार्टी समझती है इनके इशू, जो चैलेंजेस है जो ये फेस करते हैं और जो एक्शंस पार्टी को बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, हम इसमें चूक गए। राहुल गांधी ये बात बताते हैं। फिर बताते हैं कि हमने ये स्पेस बीजेपी को दे दी है, हमने थाली में सजा के बीजेपी को दे दिया है, और क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए अब ओबीसी जो हैं भाई वो बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो उम्मीद उनकी टूट गई। और बीजेपी ने कास्ट सेंसस जो है वो ऑलरेडी, देखिए ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर होता है। पिछली बार भी जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें ओबीसी कार्ड खेला गया था। अखिलेश यादव ने यूपी में खेला था ओबीसी कार्ड। और डिपेंड करता है कि कौन सी कार्ड। देखिए क्या होता है कि जब भी इलेक्शन, अभी बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में तो ये कहा जाता है कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। कास्ट सेंसस होना ही होना है, ये ऑलरेडी बोल दिया गया है। तो यहां कालेकर रिपोर्ट ये आई थी 1953 में। अब दोस्तों है क्या कि इलेक्शन में देखा जाता है कि भैया अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, कौन किसके मुद्दे ज्वलंत है, कहां से हमको वोट मिलेगा, कौन हमको वोट नहीं देगा, मुस्लिम्स, इन सब कार्ड को फेंका जाता है। उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। इसीलिए भारत इतना पीछे है और हम पीछे ही रहेंगे। ली कुआन यू का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि भारत बहुत मुश्किल है, भारत का बहुत आगे जाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे चाइना में 90% हान चाइनीज है। भारत एक बहुत ब्यूटीफुल देश है, ली कुआन यू बोलते हैं, जिन्होंने सिंगापुर को बदला, सिंगापुर के प्रधानमंत्री। वो ये कहते हैं कि भारत एक बहुत सुंदर देश है, इतने सारे लोग, विविध तरीके के लोग साथ में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी दिक्कतें हैं कि मुश्किल आएगी आपको। हर किसी के लिए पॉलिसी बनाएंगे, मान लीजिए पर्टिकुलर आप सेगमेंट के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो दूसरा तबका दुखी होगा, तो इसकी वजह से चीजें रुकेंगी, ये वो बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच भी लगता है। अब सब कोई रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, एवरीवन वांट्स रिजर्वेशन। हम सबको पता है कि इसकी शुरुआत 1950 से ही हो गई थी, ठीक है। मैं रिजर्वेशन के दोस्तों खिलाफ नहीं हूं, मैं साथ हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। और इसके लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्सन इकोनॉमी, मतलब उसके आर्थिक हालात कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 25% कास्ट जो है ना, जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो सारी सीटों को लेती है, बाकी 75% वंचित रहती है। तो हम, मेरे हिसाब से उन लोगों को, जैसे मेरे लिए तो रिजर्वेशन उसको देना चाहिए जो एक लड़का बेचारा, मुझे याद है कि कॉलेज के सामने, हम लोग कॉलेज से पढ़ के निकल रहे थे, तो उतने ही हम ही लोगों की एज का लड़का जो है वो कूड़ा उठा रहा था या फिर कोई पंचर बना रहा है। तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन जरूरी है, मिलना चाहिए, ओके। तो अब क्या है कि ये जो कम्युनिटीज हैं, कोटा अलग अलग सरकार से उन्होंने कोटा जो है वो मांगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जैसे ही आजादी शुरू हुई। ओबीसी का क्या रहा, हम एससी एसटीज के यहां पे बात नहीं करेंगे, हम उनकी कई बार बात कर भी चुके हैं, लेकिन हम ओबीसी की बात करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है ना। तो इनका क्या रहा, तो इनकी शुरुआत 1953 से हो गई थी, जैसे सबकी हुई थी वैसे इनकी भी हो गई थी, ठीक है। 1953 में एक कमेटी बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू को यह पता था कि जरूरी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सबको साथ में लेके चले। ससुर कैमरा ऑफ हो जाता है, परेशान हो गया हूं मैं, ठीक है। इतने कैमरे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जो भी कैमरा लगाता हूं लेक्चर करता हूं बीच में ऑफ हो जाएगा। अब मैं एक टेक में लेक्चर करता हूं, ठीक है, तो मूड खराब हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कमीशन जो है वो राज्यसभा मेंबर दत्तात्रेय कालेलकर ये हेड करेंगे, और हम एक कमीशन बनाते हैं, इनको काका कालेलकर कमीशन भी बोला जाता है। रिपोर्ट जो है वो 1955, ज्यादातर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इसी दौरान सबमिट हुई, क्योंकि टाइमलाइन वैसी चलती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज थी कास्ट सेंसस। मैं इसके दोस्तों खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल भी कास्ट सेंसस से एग्री नहीं करता हूं।
बहुत लोग हो सकते हैं एग्री करेंगे, बहुत लोगों ने बोला होगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम कास्ट सेंसस। अब ये बिल्कुल सही बात है कि आप कास्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी कास्ट पीछे हैं, आगे है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कास्ट का हमेशा यूज भारत में पॉलिटिक्स के लिए हुआ है। ये तो खाली कहने की बात है कि हम इसको यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली जब भी एक कास्ट की, इसीलिए अभी तक हम पीछे हैं, कास्ट सेंसस हमको आगे नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे आप कहीं में भी, और मैं इसमें किसी से भी बहस कर सकता हूं कि आप कोई भी आप ले लीजिए, तो जब भी कास्ट की बात आई है आप बोलेंगे ये बहुत एफर्मेटिव एक्शन है, बट अल्टीमेटली इनको कुछ मिलता नहीं बेचारों को। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन के रह जाते हैं और मलाई जो है वो नेता मार लेते हैं। ये एकदम सच बात है, ग्राउंड रियलिटी एकदम हम कोसों दूर है उससे। तो यहां कास्ट सेंसस जो है वो 1961 को होना था। ओके, अब दोस्तों दूसरा बैकवर्ड स्टेटस। देखिए मैं ये भी मानता हूं कि औरतों के लिए रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट में देंगे हम अगले 3-4 सालों में, मेरे ख्याल में अगले साल से हो जाना चाहिए, अगले इलेक्शन में होगी। बट जहां जहां आप 33%, आप 1/3 सीट आप औरतों के लिए रिजर्व करिए, ये बहुत जरूरी है। तो जो वुमेन्स हैं दे शुड बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। अब ये बहुत बड़ा कि जितनी भी औरतें हैं उनको एक बैकवर्ड क्लास की तरह हम ट्रीट करेंगे, कास्ट से मतलब नहीं है। यानी कि अगर आप औरत हो तो आप बैकवर्ड क्लास एज अ ट्रीट करेंगे, ये एफर्मेटिव एक्शन है, आप इसको उस सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन इन एजुकेशन, 70% रिजर्वेशन बोला था कि जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है। अब जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ज्यादा सख्त था, तो ये बैक मतलब ये हुआ नहीं इस पे, ठीक है। बहुत इंटरनल डिसेंट हुआ इस पे, काफी मेंबर्स ने अपोज भी किया और बोला कि देखिए सरकारी जॉब में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बाद में हालांकि सबको मिला भी, ठीक है। वीपी सिंह आए जब, तो वो अभी हम उसका भी देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं तो इसके साथ हूं, जो हेड थे जो बीपी कालेलकर थे, काका कालेलकर, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल, और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद से भी जो उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ये चीजें आए। हालांकि कुछ एस्पेक्ट जो है रिपोर्ट की उससे डिसएग्रीमेंट थे। सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा, जैसे ही ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आया डिस्कशंस हुए ही नहीं, इट वाज नेवर एवर डिस्कस्ड। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वही बता रहे कि इस पे धूल जमती रही इस फाइल पे। अब आ जाओ बेटा 1970s में, 1960-70s में क्या हुआ, हिंदी बोला कि हमको जितने हिंदी हार्टलैंड है जो हमारे नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया के स्टेट है, उन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिजर्वेशन, हमको चाहिए अपनी अस्मिता। राम मनोहर लोहिया जो कि शानदार लीडर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर, क्या गजब आदमी थे यार, क्या गजब आदमी, इनकी कहानी मैंने बताई है। राम मनोहर लोहिया मतलब आज कल तो ऐसे लीडर मिलते ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कट्टर प्रतिद्वंदी थे और शाम को दोनों बैठ के चाय पीते थे, ये थी पॉलिटिक्स उस समय। तो राम मनोहर लोहिया जो हैं, इनके नाम पे भी काफी पॉलिटिक्स चलती है। तो अब वो आ गए और उन्होंने ओबीसी बोला कि ना ना, हमको जो बोला गया है आप अगर हमको नहीं देंगे तो फिर आप देख लीजिए। 1975 आ जाता है, ये मूवमेंट इतना ज्यादा चला, वायरल हो गया उस समय। तो उस समय जो यूपी के सीएम थे हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, उनको छेदीलाल साथी कमीशन, इसका जो है उनको चेयरमैन बनाया गया और बोला कि देखिए आप ओबीसी रिजर्वेशन को देखिए। अब आओ जाओ टाइमलाइन में, अब फिर हम आते हैं 1975 में, जैसे ही हुआ इमरजेंसी लग गई। 1977 में आ गई हमारी जनता पार्टी। अब फिर एनडी तिवारी आए, उन्होंने बोला कि 15% ओबीसी कोटा होगा सरकारी जॉब्स में। आ जाओ 1977 में, जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही कांग्रेस पावर, जनता पार्टी आई, फिर बाद में जो नरेश यादव थे सीएम जनता पार्टी, उन्होंने बोला, नए यूपी के सीएम, कि जो ओबीसी कोटा है हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो इंप्लीमेंट करेगा वो सिकंदर। आगे आ जाओ मंडल, इसने सब कुछ चेंज कर दिया। मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई है 1990s, 1978 में उस समय जो पीएम थे मोरारजी देसाई, उन्होंने सेकंड ओबीसी कमीशन बीपी मंडल, कि आप बैठिए आप देखिए कहां पे किसको कितना कोटा मिलना चाहिए। 1980 ने साफ बोल दिया मंडल कमीशन ने कि भैया देखो जिस तरीके से पॉपुलेशन है, देखिए 70% तो 75% एससी एसटी ओबीसी है, ठीक है। तो जिस तरीके से ओबीसी की पॉपुलेशन है उस हिसाब से सिर्फ 27% रिजर्वेशन चाहिए, बाकी नहीं। कहां पे चाहिए, एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। अब देखो दिक्कत तो थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी उस समय पावर में थे, राजीव गांधी आए, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया।
क्योंकि पता था ना वोट बैंक जाएगा अगर हम इतने बड़े 27% काफी होता है। 1989 में आपको पता है कि राजीव गांधी हार गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा तो धमाका करके जाऊंगा। तो वीपी सिंह ने बोला कि बिल्कुल हम मंडल कमीशन की बातों को एकदम मानते हैं और आप रिजर्वेशन लाइए। वीपी सिंह ने समय बोला था कि कांग्रेस लीडर जो है वो पावर इक्वेशन से ऑब्सेस्ड है, इसीलिए वो मंडल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम समझ गए हैं। और फाइनली मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थे वो लागू हुई और 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को मिला। फिर बहुत लंबा हुआ इंदिरा साहनी केस हुआ। इंदिरा साहनी केस में कि अब कहीं पे भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, ये कोर्ट का फिर उसके बाद फैसला आया। तो बीजेपी, भाई देखो, अब ये तो उस समय की बात थी। अब क्या हुआ कि बीजेपी ये कह रही है कि जिसको अपर कास्ट पार्टी बोला जाता है, उन्होंने कल्याण सिंह हो गए, मुलायम सिंह यादव को चैलेंज करते हुए सीएम थे उस समय, बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया, अयोध्या वाला। नॉन यादव जो है ओबीसी वोट बेस इन्होंने अलाइन किया, पार्टी स्ट्रक्चर को रिवैम्प किया। क्यों? पॉलिटिक्स। 1990 एक ऐसा समय था जब बहुत सारे एससी एंड ओबीसी लीडर जो है वो उभर रहे थे। तो बीजेपी को उस समय अपर कास्ट जो है वो पार्टी के रूप में देखा जाता था, लेकिन बीजेपी को यह पता था कि ऐसा होने वाला है नहीं। तो बीजेपी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, जिसकी इनको काफी ज्यादा मदद। भाई मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हम सबको पता ही है ना, कितनी बार मैंने कवर किया है। क्यों हुआ था? मायावती बीजेपी के साथ चली गई थी, बीजेपी को सपोर्ट था, आप समझ रहे हो। तो ये बात थी। फिर 1990 में पंचायती राज एक्ट आ जाता है, ठीक है। 73 थर्ड अमेंडमेंट, 74th 11th और 12th शेड्यूल ये आ गए। उसके बाद लोकल बॉडीज में भी रिजर्वेशन होने लगे, है ना। ग्रास रूट्स ओबीसी लीडरशिप जो है वो पनपने लगी, गांव गांव से बड़े बड़े लीडर्स आने लगे। ओके, कांग्रेस जो है वो लगातार कमजोर होती गई। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओबीसी की पार्टी कौन बनी? सबसे बड़ी समाजवादी। फिर आरजेडी, रीजनल पार्टीज का उदय होता है, ग्रास रूट्स ओबीसी लीडरशिप। ओके, और देखिए जेपी मूवमेंट के बाद आए थे सबके सब। फिर आ जाओ कांग्रेस। अब देखिए फाइनली कांग्रेस सत्ता में आती है। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उस समय अर्जुन सिंह जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम 27% रिजर्वेशन देंगे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। यह सबसे बड़ा डिसीजन था। हर कोई बहुत खुश, क्या बात है, कांग्रेस भी बहुत खुश। बट 2010 यूपीए 2 गवर्नमेंट में यह बात सच है कि कास्ट सेंसस की उस समय भी बात हुई। लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा कि भैया कास्ट सेंसस करवाइए, 2011 में जो सेंसस हुआ तो करवाइए कास्ट सेंसस। उसके बाद तो हुआ नहीं है अभी तक। अब सेंसस 2 साल में होगा। पी चिदम्बरम ने इस डिसीजन को अपोज किया और अल्टीमेटली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC करवाया गया है। ये कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन इसके डेटा आज तक सामने नहीं आए, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि ये डेटा दे आर नॉट रिलायबल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 70 साल बाद जो कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो हो रहा है। और कास्ट सेंसस सबसे ऊपर लिखा था काका कालेलकर ने। अब अभी भी इंडिया की ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है उसका कोई प्रिसाइज एस्टिमेट है ये नहीं। आप विश्वास करेंगे, राहुल गांधी ने इसीलिए बोला है कि कास्ट सेंसस करवाइए। बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिली है रही है, तो जरूरी है कि अब कास्ट सेंसस करवाए ताकि हमको एक इंडिया की होलसम पिक्चर मिल जाए। मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं बता तो रहा हूं ये एक पॉलिटिकल टूल ही बन जाएगा मेरे भाई। डेवलपमेंट उतना है नहीं, बहुत मुश्किल है। भारत जो है वो कहीं ना कहीं, हम ऑन पेपर तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि हम पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। और पूरा डेटा है इसके पास मैं कई लेक्चर्स भी लेता हूं, ये आपको बताता भी रहता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डार्क साइकोलॉजी शानदार कोर्स है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।